नमस्कार साथियों, मैं ऋषि। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएसएड की फुल फॉर्म क्या है। तो एनएसएड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को। इसको अंदर हम एनएसएड होते क्या हैं, तो हम सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। ऐसी ड्रग या फिर ऐसे एजेंट जो कि पेन, इन्फ्लामेशन और टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हो, वो हमारे एनएसएड कहलाते हैं। अब एनएसएड के अंदर जनरली हम इन्फ्लामेशन के बारे में बात करेंगे और एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के बारे में बात करेंगे। अब एक एक के बारे में छोटी छोटी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी होता क्या है। तो एंटी इन्फ्लामेटरी सिंपल हम अपनी शब्द में कह सकते हैं कि सूजन, जो सूजन को ठीक करे, ठीक है। और नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, स्टेरॉयड नहीं होता। बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। अब बात करते हैं एंटीपायरेटिक क्या होते हैं। ऐसे एजेंट जो कि हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है उनको फेब्राइल स्टेट में लाने का काम करते हैं। अब एनाल्जेसिक की बात करें, जो बिना कॉन्शियसनेस को लॉस कराए पेट को ठीक करते हैं, उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इन्फ्लामेशन या फिर पेन या फिर जो भी हमारा फीवर हो रहा है, तो उसकी वजह से जो एराकिडोनिक एसिड है वो लिबरेट होता है फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड फ्रैक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय फॉस्फोलाइपेस A2। अब हो क्या रहा है, ये कुछ भी प्रॉब्लम हमें क्रिएट हुई जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड है वो लिबरेट हो जाए। अब जो एराकिडोनिक एसिड है वो हमारा साइक्लोऑक्सीजिनेस के पाथवे है, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे के बारे में हमने छोटी क्लास में भी डिस्कस किया था, पढ़ा है, ठीक है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे जो कि कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 कुछ भी हो सकते हैं, वहाँ से पास होते हैं और वो जनरली क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? एराकिडोनिक एसिड। अब ये जो एराकिडोनिक एसिड है वो हमारे जनरली प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। अब हमने एनासिड लेते हैं, कोई भी एनासिड मेडिसिन है वो लेंगे। अब वो एनासिड क्या करेगी, वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है या फिर थ्रोम्बोक्सिन A2 है या फिर हमारा जो प्रोस्टासाइक्लिन है उसको इनहाइबिशन करती है। अब कैसे? कॉक्स 1, कॉक्स 2 को इनहाइबिट करने की वजह से। जैसे अभी हमने बात की, जो एराकिडोनिक एसिड है वो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे से होते हुए प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है। अगर साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे को किसी वजह से हम रोक दें तो क्या वो प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 या फिर प्रोस्टासाइक्लिन में कन्वर्ट होगा? सिंपल बोले तो नहीं होगा। तो यही काम की करता है हमारा एनएसएड। अब इनहाइबिट करता है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को, जिसकी वजह से मीडिएट करते हैं ये एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस ऑफ एनएसएड। बट इनहाइबिशन ऑफ कॉक्स 1 result in unwanted effect like gastric ulcer due to the reduced PG formation। अब यहाँ पे एक अनवांटेड इफेक्ट है वो शो कर जाता है कॉक्स 1 के इनहाइबिट होने की वजह से। अब हम बात करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन, बात करते हैं एनासिड की। तो दो पार्ट में डिवाइड किए गए। अभी मैंने बात बताई आपको कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3 की। अब जो ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह के एक्शन शो कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि कॉक्स 1 पे जाके ऐड कर रहे हैं या कॉक्स 2 पे या कॉक्स 3 पे। तो वो कहलाते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहाइबिटर। और जो फिक्स है कि कॉक्स 2 पर जाके ऐड करते हैं उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहाइबिटर। अब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहाइबिटर की बात करते हैं तो इसके अंदर सैलिसिलेट डेरिवेटिव है, जिसमें हमारा एस्प्रिन, सैलिसिलिक एसिड ये सब आ जाते हैं। पैरामाइनोफेनल डेरिवेटिव, पैरासीटामोल, पायरोजोलॉन डेरिवेटिव, मेटामिजोल, फिनाइलब्यूटाजोन, इंडोल डेरिवेटिव में आते हैं इंडोमिथासिन, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन या फ्लर्बिप्रोफेन, एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें मेफेनेमिक एसिड और फ्लूफेनेमिक एसिड आते हैं, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसमें हमारा डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, फिर ऑक्सीकम डेरिवेटिव, मेलॉक्सिकम, पायरोक्सिकम, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, नेफोपैम। ये मैंने ईजीएस्ट उस कैटेगरी के वाइज उसके ड्रग यहाँ लिखे हैं ताकि इजीली आप उसको लर्न कर सकते हैं। बहुत से वर्ड हैं जो मिलते जुलते हैं। सैलिसिलेट में एस्प्रिन है क्योंकि उसके जो नॉमेनक्लेचर है वो यही है। पैरामेनोफेनॉल की भी पैरासीटामोल, इसी तरीके से।
अब हम बात करते हैं सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर की, यानी जो कॉक्स-2 पर जाके एक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारा सेलाकॉक्सिब, मेलाकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरोकॉक्सिब और निमेसुलाइड। ये जनरली जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हुए, इनमें सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन पे प्रेजेंट होती है ये सारी ड्रग जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में मैंने रिप्रेजेंट की है। अब इसके बारे में बात करते हैं, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस। तो एनासिड जब भी टॉपिक दिमाग में आए तो सबसे पहले हर के माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि एक ही ड्रग है ये मोस्ट ऑफ द ड्रग है जो तीनों एक्शंस वो करती है। कुछ है जो 2 करती है, कुछ है जो सिर्फ 1 करती है। अब इसमें रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करती है एनासिड ड्रग। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं तो नोजिया है, वॉमिटिंग है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस है, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, हाइपर सेंसिटिविटी है, टॉक्सिसिटी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एस्प्रिन की। अब जो एस्प्रिन होता है वो प्रोटोटाइप ड्रग होती है हमारे एनासिड की, यानी प्रोटोटाइप को रिप्रेजेंट किया जाता है कि उस कैटेगरी का हेड, यानी ऐसी ड्रग जो उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करती है, तो वो है एस्प्रिन। अब जो एस्प्रिन है वाइडली यूज़ भी की जाती है। अब हम नॉर्मली जनरल बात करें तो ब्लड प्रेशर के अंदर एस्प्रिन यूज़ की जाती है, ब्लड थिनिंग एजेंट, ठीक है। अब बहुत से लोग सोचेंगे हमने तो ब्लड थिनिंग एजेंट में पढ़ा, हमारे मम्मी या पापा जो है वो दवाई लेते हैं एस्प्रिन की, और कुछ लोग सोचते होंगे नहीं यार डिस्प्रिन खाते हैं हम सर दर्द के लिए, वो भी तो एस्प्रिन ही होती है। अब ये दोनों है तो एक ही चीज़, अब वो दो एक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या सीन है? तो इसमें मैं आपको सिंपल बता दूं, यहाँ जो भी खेल है वो उसकी mg यानी इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है उसका खेल है। अगर एस्पिरिन को कोई 75 to 150 mg में लेता है तो वो ब्लड थिनिंग एजेंट की तरह परफॉर्म करती है। अगर वही कोई 300 mg से ज़्यादा, 600 से कम यूज़ करता है तो वो एज अ एनासिड की तरफ वर्क परफॉर्म करती है। अब यहीं पे आ जाती है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर एस्पिरिन कोई खाता है तो ब्लड थिनिंग एजेंट की तरह भी काम कर जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका प्रेशर है वो बढ़ जाता है। टॉक्सिसिटी हम जानते हैं कोई भी दवाई ज़्यादा लेंगे तो टॉक्सिसिटी परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट क्लियरली मेंशन है, जैसे ब्लीडिंग रिस्क होगा, किडनी प्रॉब्लम होती है, स्टमक अपसेट या अल्सर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। इतना ही था पूरे टॉपिक के अंदर। मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, बिल्कुल ईजीएस्ट वे में। ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में ना आए चीज़ें, बस इतना समझाने की कोशिश की है ताकि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन उसको पढ़े तो उसको ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर का। बस मेरा मोटिव पूरा था ओवरव्यू देने का चैप्टर। थैंक यू।